नमस्कार, स्वागत है आप सभी का राज्यसभा टीवी में। मैं हूं श्याम सुंदर। अंडमान निकोबार द्वीप समूह की आदिम जनजातियों से आपको मिलवाने के सिलसिले में आज हम जिरकाटांग चौकी के नज़दीक के जंगलों में हैं। यहाँ से कुछ दूर पर जारवा जनजाति की आबादी है। जारवाओं के बारे में कहा जाता है कि अंग्रेज़ों के ज़माने से ही उन्होंने अपनी पहचान और अपने वजूद को बचाने के लिए खूनी लड़ाई लड़ी है। अंग्रेज़ों के ज़माने में जितने भी अभियान दल जारवाओं के इलाके में भेजे गए वो नाकामयाब रहे। आज भी जारवा जनजाति अपने वजूद को बचाने में मोटे तौर पर कामयाब रही है। हालांकि प्रशासन उनके साथ सीमित संपर्क में ज़रूर है। पोर्ट ब्लेयर के जीबी पंत अस्पताल में हड़बो ताले आज बेहद खुश हैं। उन्होंने अपने हाथों से लाल फूलों की माला बनाई है। आदिम जनजाति विकास समिति की तरफ से उन्हें नए कपड़े भी मिले हैं। आज सुबह से उन्होंने खाना नहीं खाया है क्योंकि वो अस्पताल में मिले खाने को लेकर अपने लोगों के बीच तिरूर जाना चाहती हैं, जहां वो सबके साथ बांटकर खाना खाएंगी। हड़बो ताले और याऊगदा जारवा हैं। हड़बो ताले को यहाँ कुछ स्वास्थ्य जांच के लिए लाया गया है और याऊगदा उनकी देखभाल के लिए साथ आई है। दोनों ही बहनें टूटी फूटी हिंदी बोल लेती हैं। आदिम जनजातियों के साथ लंबे समय से काम कर रही शांति लाकड़ा की मदद से हमने इनसे बातचीत शुरू की। तो आप जब बीमार होते हैं, तबीयत खराब होती है, तो कैसे आप शांति जी को के पास आते हैं? कौन लेके आता है आपको? मैडम लेके आएगा ना। हाँ। हम लोग धीरू में मैडम आए बीची में। हाँ, तिरू में मैडम आया। तिरू में वो आपको लेके आए? वो मैडम हम लोग को लेके आए इधर। अच्छा, ये बताओ कि सुअर और मछली खाना ज़्यादा अच्छा लगता है या तरकारी और राइस खाना ज़्यादा, तरकारी और चावल खाना ज़्यादा अच्छा लगता है? कौन से खाना ज़्यादा अच्छा लगता है आपको? वो अच्छा लगता है। सुअर खाना ज़्यादा अच्छा लगता है। हाँ, तो सुअर है अभी जंगल में? छोड़े है, बड़ा मरे जाएगा। छोटा छोटा है, बड़ा नहीं है? बड़ा है। बड़ा है। तुम नहीं सकेगा। नहीं जाने। तो आपस में आप जारवा भाषा में बात करते हैं या हिंदी में भी बात करते हैं? यहाँ जगह में भाषा में बात करता है। जारवा में बात करते हैं आपस में। तो मैं माछी मारता है। हमारी बातचीत खत्म होते होते हड़बो ताले कुछ बेचैन होने लगती हैं। उनको लगने लगता है कि उन्हें आज वापस नहीं भेजा जा रहा है। गाड़ी नहीं चढ़ेगा, तुम मेरा को देखो। जैसे ही शांति लाकड़ा ये कंफर्म करती हैं कि वो आज वापस नहीं जा सकती, हड़बो ताले नाराज होने लगती हैं। इन्हें नहीं मेरा को तुम दवा मैडम को दवा लेके आने से हम नहीं कहेगा, हम फेंक देगा। हड़बो ताले गालियों का इस्तेमाल कर रही थीं। अंडमान की आदिम सभ्यताओं पर हुए अभी तक का कोई शोध ये नहीं बताता है कि आदिवासियों की भाषा में गाली होती है। हम लोग को दूसरा पक्ष लेके आया। जाहिर है ये सब आदिवासी आधुनिक समाज से सीख रहे हैं। भाषा के अलावा आधुनिक समाज के संपर्क के बाद इन आदिवासियों के सामाजिक व्यवहार में भी शायद बदलाव आ रहा है। हड़बो ताले की कई बातों से ऐसा लगा कि इस समाज में भी पुरुष समाज के फैसले पर हावी हो रहा है। तो आपका शादी कब होगा? मैं मांगता। क्यों नहीं करोगी शादी?
बड़ा भाई तेरो हैं? ओ ये मेरा भैया खुशा है मुँह तुमको मालूम नहीं है ना मैं बड़ा भैया खुशा पहले लड़की लोग मेरा गाली दे देना इसीलिए मेरा भैया खुशा है भाई की शादी हो गई? कोई मेरा भैया को बात करने नहीं चाहता लड़का लोग भी बात करने नहीं चाहते। जारवा को लेकर ये बहस रही है कि इस आधुनिक युग में जारवाओं के साथ दुनिया का क्या रिश्ता हो। एंथ्रोपोलॉजिस्ट और एनजीओ का एक बड़ा धड़ा है जो ये कहता है कि बाहरी दुनिया यानी कि हमें और आपको जारवाओं की दुनिया में दखल का कोई अधिकार नहीं है। वहीं दूसरा धड़ा है जो कहता है कि आज के जमाने में जो सुख सुविधाएं हमारी सभ्यता को हासिल हैं वो जारवा तक भी पहुंचे। अंडमान के दौरे में हमने खुद को भी इस बहस के बीच में पाया। इस बहस में शामिल होते हुए हम सबसे पहले जिरकाटांग चौकी की तरफ रवाना हुए। जल्दी ही शहर पीछे छूट गया और जंगल शुरू हो गया, लेकिन बीच बीच में लगातार गांव और बस्तियां नजर आती रही। ये सड़क पोर्ट ब्लेयर को डिगलीपुर से जोड़ती है और इस सड़क को ATR यानी अंडमान ट्रंक रोड कहा जाता है। जिन जंगलों से होकर ये सड़क जाती है वहां पर जारवाओं की आबादी है। शुरू से ही जारवाओं ने इस सड़क को अपनी दुनिया में दखल के तौर पर देखा और इस सड़क का जमकर विरोध किया। इस सड़क के निर्माण में लगे मजदूरों पर उन्होंने जानलेवा हमला किया। उस हमले में कई मजदूर मारे गए और उनका रिकॉर्ड आज भी सरकारी दस्तावेजों में दर्ज है। हालांकि इस बात का कोई रिकॉर्ड नहीं मिलता है कि क्या इस खूनी संघर्ष में कुछ जारवाओं की भी जान गई। बहरहाल आज ये राष्ट्रीय राजमार्ग बन चुकी है और इसको अंडमान की जीवन रेखा कहा जाता है। हालांकि आज भी कुछ लोग हैं जो इस सड़क को बंद करने की वकालत करते हैं। ये रोड की मेजर यूजर्स हैं, सेटर्स नहीं, गवर्नमेंट सर्वेंट्स एंड टूरिस्ट्स। सुबह के करीब 8:30 बजे थे जब हम जिरकाटांग चौकी पहुंचे। जिरकाटांग चौकी पर गाड़ियों का लंबा काफिला था जो 9 बजने का इंतजार कर रहा है। इन गाड़ियों में ज्यादातर सैलानी हैं जो 12 टांग तक जाते हैं चूना पत्थर की गुफाएं देखने। इसके अलावा डिगलीपुर में भी अब सैलानियों के लिए कई आकर्षण हैं, लेकिन इन सैलानियों के मन में कहीं ना कहीं जारवाओं को देखने की इच्छा जरूर रहती है। हालांकि इन सभी गाड़ियों को इस चौकी पर परमिट लेना पड़ता है ताकि वो किसी तरह जारवाओं के संपर्क में ना आ पाए। पुलिस की देखरेख में ये गाड़ियां जारवा रिजर्व फॉरेस्ट से गुजरती हैं। नियम के हिसाब से जारवा इलाकों से गुजरते हुए किसी भी गाड़ी को बीच में रुकने की अनुमति नहीं है। इसके अलावा सैलानियों को सख्त हिदायत होती है कि वो जारवा जनजाति के लोगों की तस्वीरें कैमरे में कैद ना करें और ना ही किसी तरह का सामान खाने के लिए दें। जारवा भी अंडमान की निग्रोट आदिवासियों में से एक हैं। ये आदिवासी कहां से आए इस पर अभी भी इतिहासकारों और मानव वैज्ञानिकों में एक राय नहीं है। माना यह जाता है कि आदिवासी यहाँ कम से कम 65,000 साल से लेकर 70,000 साल से रह रहे हैं। जारवाओं की अगर बात करें तो इनकी कोई स्थायी बस्ती नहीं होती है। ये मौसम और ज़रूरत के हिसाब से जंगल में अपने ठिकाने बदलते रहते हैं। खाने में सूअर का मांस, मछली, शहद और कुछ जंगली फल इस्तेमाल करते हैं। सभी पुरुष मिलकर सूअर का शिकार करते हैं तो महिलाएं मछली के शिकार पर जाती हैं। लेकिन अगर कोई आदिवासी शिकार में शामिल ना भी हो पाए तो भी उसे शिकार में हिस्सा दिया जाता है।
1858 से 1931 के बीच अंग्रेजों की तरफ से कई बार जारवाओं को काबू करने की कोशिश की गई। इस काम में उस समय के शासकों ने बचे खुचे ग्रेट अंडमानियों और ओंगियों का भी इस्तेमाल किया। जब जारवाओं ने जंगल काटने वालों पर हमला किया तो उनके खिलाफ बदले की कार्रवाई की गई। इसमें जारवाओं की हत्या, उनके घर जला देने के अलावा उनके बच्चों और औरतों को पकड़ लिया जाता। लेकिन इस सब के बावजूद अंग्रेज जारवाओं की जमीन और जिंदगी पर कब्जा नहीं कर पाए। जारवाओं की औपनिवेशीकरण के खिलाफ ये कामयाब लड़ाई थी। दरअसल 18वीं शताब्दी से ही लोगों ने ये कोशिश की कि जारवाओं के साथ संपर्क साधा जा सके, लेकिन ऐसी किसी भी कोशिश को जारवाओं ने लंबे वक्त तक कामयाब नहीं होने दिया। भारत के आज़ाद होते होते ये समझ बनने लगी कि जारवाओं को अपनी पहचान के साथ इन जंगलों में जीने दिया जाना चाहिए और इन जंगलों को उनके लिए आरक्षित कर दिया गया। जारवाओं और अंडमान के दूसरे आदिवासियों के वजूद को पैदा हुए खतरे की एक बड़ी वजह इन द्वीप समूहों पर बढ़ते जनसंख्या दबाव को माना जाता है। एक अध्ययन के अनुसार 1950 से 1990 के बीच यहाँ की आबादी 12 गुना बढ़ी। अंग्रेजों के जमाने से लेकर अब तक बड़ी संख्या में बाहर से लाकर लोगों को यहाँ बसाया जाता रहा। 1970 के दशक में बंगाली शरणार्थियों को यहाँ लाकर बसाया गया। इस आबादी का कुछ हिस्सा जारवाओं के लिए आरक्षित जंगल और उसके आसपास के इलाकों में है। इस आबादी के साथ जारवाओं का संपर्क भी होता है और कई बार टकराव भी। तो आपकी भाषा समझते हैं वो लोग? हाँ, हिंदी पहले शुरू में अभी 15-20 साल पहले से थोड़ा समझता थी। अभी तो पूरा सीख लिया। तो पान ग्रहण वाला ये हम कह के सामने कट लेके मतलब इसे काय था आपका क्या मारे को उसको पूछे करके उसको पान का तो मालूम ही है। अच्छा, इसे पान मुंह में देखा इसे लेके एकदम ये एक डब्बा उस लेके ये लेके तो रोज भी नहीं है। तो हम बोला ये शारदा बाबा बोला तो ठीक है हमको थोड़ा देना। आप लोग क्या खाएगा खाता हमको तो मालूम नहीं खाता ना आंटी अब सूट पड़ता है ना हमको मालूम है। फिर देन आंटी बोला फिर दिया एकदम डाला सब इस तरह के एकदम खाते हुए कर दिया। तो औरतें भी खाती हैं? हाँ औरतें भी खाती। अच्छा, फिर हम बोला ठीक है आप तो सारा डाल दिया बाबू हम क्या करेगा अंडी तो खाना वाला है पानो हम क्या करेगा बोले अब तो दुकान है ना दुकान में ले अंडी हम लोग सेंगल में रहता है ना कहाँ से लेगा बोले। इस संपर्क का एक सकारात्मक आयाम भी है। मसलन दोनों सभ्यताएं एक दूसरे को समझ सकती हैं। इस संपर्क ने कई मामलों में जारवाओं के वजूद को बनाए रखने की कोशिशों में मदद भी की है। एक जारवा बच्चा जो चोट लगने का बाद जीबी पंत हॉस्पिटल में एडमिट हुआ था, ये लड़का अल्टीमेटली हिंदी भाषा सीख लिया कुछ हद तक, मतलब बातचीत कर सकते इतना हिंदी भाषा सीख लिया और ये जाके अपना ट्राइबल्स को ये कन्विंस कराया कि हम लोग उनका दोस्त है दुश्मन नहीं है। इसका बाद जो है जारवा के साथ इंटरेक्शन ज़्यादा हुआ और हमारा जो कदमतला बाराटांग इस एरिया के जो सेटलर्स बच्चे हैं इनमें से कोई उस एरिया में जाते थे, जिसका कारण वो लोग जारवा से इंटरेक्शन करके उनका भाषा सीख लिया। तो इसका कारण क्या हुआ, भाषा जो है एक बड़ा माध्यम होता, तो भाषा सीखने का कारण क्या हुआ, ये दोनों में इंटरेक्शन बहुत ज़्यादा हो गया। अभी उन लड़का लोगों को जो है जारवा को प्रोटेक्शन देने के लिए अंडमान आदिम जनजाति रिक्रूट किया। ये एक मैं सोच रहा हूँ कि एक बहुत ही बढ़िया स्टेप है जिसका कारण हम लोग अभी खुलकर उनके साथ बात कर सकते हैं। जारवाओं के साथ संपर्क के इतिहास की बात करें तो इस लिहाज से 1974 को अहम माना जाता है। इस साल अंडमान पुलिस के एक अधिकारी के नेतृत्व में शायद पहली बार आधुनिक समाज के लोगों ने जारवाओं के साथ कुछ समय बिताया। इसके बाद इस तरह के संपर्क अभियान चलते रहे, जिनमें शोधकर्ता
और प्रशासन के लोग जारवाओं से संपर्क करते रहे। 1997 वो वर्ष बताया जाता है जब जारवाओं और प्रशासन के बीच औपचारिक संपर्क शुरू हुआ और आज तक बना हुआ है। 2013 में अंडमान प्रशासन ने जारवाओं और दूसरे आदिवासियों को लेकर एक नई नीति बनाई। प्रशासन ने जारवाओं और दूसरी आदिम जनजातियों से जुड़ी बहस में शामिल सभी पक्षों को इस नीति पर बातचीत के लिए पोर्ट ब्लेयर बुलाया। इस विमर्श में अंतर्राष्ट्रीय संगठन भी शामिल हुए। और ये जो जारवाज हैं, इनके ऊपर सबसे ज्यादा चर्चा होती है। एंड देयर आर टू व्यूज। एक व्यू है जो एक एंड ऑफ स्पेक्ट्रम में, वो कहते हैं कि इनको जैसे है वैसे ही छोड़ दीजिए, क्योंकि एक्सपीरियंस शोज दैट एनी कॉन्टैक्ट विद मॉडर्नाइजेशन हैज बीन डेट्रीमेंटल टू दीज ट्राइब्स। डिजीज आ गई, दूसरी गलत चीजें आ गई उधर, तो उनका मानना है कि इनको ऐसे ही रहने दीजिए जैसे ही रहते आए हैं। ऑन द अदर हैंड दूसरे छोर पे एक ग्रुप है और उनका लॉजिक भी स्ट्रांग है। उनका कहना है, हु आर वी टू डिनाई द फ्रूट्स ऑफ मॉडर्नाइजेशन टू दीज पीपल, व्हाई शुड दे प्रोग्रेस, व्हाई शुड दे हैव एस्पिरेशंस फॉर देयर चिल्ड्रन। इस पे बहुत विवाद हुआ। मैंने एक कॉन्फ्रेंस भी बुलाई थी यहाँ पे। इनफैक्ट पीपल ऑल ओवर द वर्ल्ड केम, एंथ्रोपोलॉजिस्ट को बुलाया और वी हैड अ ग्रेट डिस्कशन। ऑल द इश्यूज वर सॉर्टेड आउट and finally we have come to a very balanced policy which has been accepted by the government of India. And that policy is that we will move ahead. आगे बढ़ेंगे, but we will move ahead in a very slow and sure manner by ascertaining the will of the Jarvas through specialists like anthropologists as to what do they want, where do they want to go, how far do they want to go, at what pace do they want to go. अंडमान प्रशासन की नई नीति के अनुसार जारवाओं और दूसरी आदिम जनजातियों को उनसे जुड़े फैसलों में शामिल करना है। उनकी संस्कृति और भाषा से जुड़ा अहम काम शुरू किया गया है। इसके साथ ही स्वास्थ्य से जुड़ी नई सुविधाएं तैयार की जा रही हैं। इस सिलसिले में जारवा रिजर्व फॉरेस्ट से लगते हुए प्राथमिक उपचार केंद्रों में विशेष जारवा वार्ड बनाए जा रहे हैं। जारवा जनजाति हम जब उनके लोकेशन में जाते हैं, जारवा झोपड़ी में जब जाते हैं अपनी ड्यूटी में, तब वहाँ अगर बीमार होता है तो खुद हमें आकर बोलते हैं कि बाबू हम बीमार हैं। जारवा आमतौर पर बुखार, चोट या छोटी मोटी बीमारी लेकर इन प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों में आते थे, लेकिन कई बार बीमारी ऐसी होती है जिसके लिए इन आदिवासियों को खास इलाज की जरूरत होती है। इसके लिए बीमार जारवाओं को विशेष देखरेख में पोर्ट ब्लेयर भी लाया जाता है। इसके अलावा एक लंबी बहस के बाद जारवाओं में कई बीमारियों की रोकथाम के लिए टीकाकरण अभियान भी चलाया गया है। बेसिकली ऑल ओवर द वर्ल्ड जो रिपोर्ट है, जो भी प्रिमिटिव ट्राइब्स है, इसको अगर हम लोग वैक्सीनेशन का छत्रछाया में लाते तो इनका प्रिजर्वेशन बेटर होता। जारवाओं के साथ प्रशासन के संपर्क के कई अच्छे परिणाम भी सामने आए हैं। उनकी आबादी बढ़ रही है। फिलहाल जारवा आबादी 450 दर्ज है। प्रशासन ने जारवाओं की भाषा और संस्कृति को सहेजने का काम भी शुरू किया है। इस सिलसिले में अंडमान निकोबार आदिवासी संस्थान ने अंग कथा नाम से एक वर्णमाला तैयार की है। जाहिर है यह एक प्रयोग है जिसके नतीजे आने में अभी समय लगेगा, लेकिन एक और अहम काम प्रशासन को करना चाहिए। प्रशासन अगर जारवा रिजर्व में रहने वाले लोगों को हटा नहीं सकता तो कम से कम उन्हें यह समझाए कि जारवाओं का अस्तित्व न सिर्फ भारत के लिए अहम है बल्कि मानव सभ्यता के इतिहास को समझने के लिए भी जरूरी है। अंडमान के आदिवासियों को जानने समझने की कोशिश में हमें बार बार यह भी महसूस हुआ कि प्रशासन विवादों के डर से अपने ही प्रयासों पर बात करने से झिझकता है। अंडमान द्वीप में अलग अलग समय पर अलग अलग इलाकों से लोग लाकर बसाए गए और उनमें से कुछ आबादी जारवा रिजर्व फॉरेस्ट में है और इनके साथ जारवाओं का कई बार टकराव होता है और कई बार अलग वजहों से संपर्क होता है।
सवाल ये है कि आइसोलेशन में रखने की जो नीति जारवाओं के लिए बनाई गई थी, क्या इस आबादी के रहते हुए वो नीति कामयाब हो रही है? नेहरू ने भी कहा था कि आई डोंट वांट द ट्राइब्स टू बी केप्ट इन ए जू और टू बी मेड इनटू आवर ओन क्लोन्स। तो हम ये चाहते हैं कि ये लोग खुद अपना निर्णय कर सके, ये क्षमता होनी चाहिए उनमें, और है ये क्षमता। उस हिसाब से ये गलत है कहना कि ये बेचारे आदिवासी हैं, खाली नाचते हैं, टोकरी बनाते हैं और प्रकृति के साथ जुड़े रहते हैं, पेड़ बचा के चलते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। स्वागत आप सभी का मैं भी भारत कार्यक्रम में, और आज मेरे साथ मौजूद हैं डॉक्टर विश्वजीत पांड्या, जो लंबे समय से यहाँ पर आदिम जनजातियों के साथ काम कर रहे हैं। डॉक्टर पांड्या, बहुत बहुत स्वागत है आपका मैं भी भारत कार्यक्रम में। आपका धन्यवाद। सबसे पहले यहाँ की जो आदिम जनजातियाँ हैं, आप जारवा की बात करें, ओंगीज़ की बात करें, ग्रेट अंडमानीज़ की बात करें, शोम्पेन्स हैं, क्या स्थिति है अगर आप कहें तादाद के हिसाब से? उनके कई बार सवाल उठते हैं कि उनके वजूद को ख़तरा है। कुल मिला के यहाँ पे 5 जनजातियाँ हैं, जिसको आजकल भारतीय सरकारी टर्मिनोलॉजी में PVTGs कहते हैं, जो इसका पूरा मतलब है पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप्स। तो ग्रेट अंडमानीज 40 के ऊपर हैं करीब। दूसरा है शायद सिग्निफिकेंट ग्रुप ओंगीज़ का, जो लिटिल अंडमान में है, वो शायद उनकी जनसंख्या अब 125 या 130 के आसपास रही है एग्जैक्टली। तीसरा सिग्निफिकेंट ग्रुप जो है वो है जारवा, जहाँ हम लोग अभी बैठ के ये बात कर रहे हैं जी। उस टेरिटरी आपके पीछे के हिस्से में जारवा रिजर्व टेरिटरी शुरू होती है, जिरका टांग की। वो आज वो लोग करीब 451 है उनकी तादाद। 1999 में उनका शायद सबसे पहले सिस्टमेटिक सेंसस हुआ था, when they started coming out। वो लोग हॉस्टाइल थे। हम लोग उसके पहले कोस्टल एरिया में जाते थे और ATR में जाना बहुत रिस्ट्रिक्टेड था। अभी भी रिस्ट्रिक्शंस हैं और वो पालन भी किए जाते हैं, लेकिन कोस्टल एरिया से जाते थे। उस ज़माने में करीब 240 का बेंचमार्क था टोटल काउंट, 3 इलाकों को मिला के। आज वही डबल हो गया है, और उसमें कुछ हद तक ज़रूर सरकार का रोल है। उनको अभिनंदन देना चाहिए कि मेडिकल फैसिलिटीज़, लैक ऑफ कॉन्फ्लिक्ट, ए सर्टन डिग्री ऑफ स्टेबिलिटी आई है, सो जिसकी वजह से पॉपुलेशन बढ़ी है। ये एक बड़ा डिबेट रहा है कि जो आदिम जनजातियां हैं और जिनके वजूद को ख़तरा बताया जाता है, उनके साथ संपर्क किया जाना चाहिए या नहीं किया जाना चाहिए। कुछ लोग कहते हैं कि नहीं, उनको बिल्कुल आइसोलेटेड इलाकों में रहने देना चाहिए, उनके साथ किसी तरह का संपर्क नहीं होना चाहिए। कुछ लोग ये कहते हैं कि इंटीग्रेशन होना चाहिए। मैं एज ए ट्रेंड कल्चरल एंथ्रोपोलॉजिस्ट ये कहूँगा कि दुनिया में शायद कोई जगह ऐसी नहीं है जो कंप्लीट आइसोलेशन में है। कोई भी समाज आइसोलेटेड नहीं था, इवन ऑन दीज आइलैंड्स। यहाँ रटलैंड नाम की जगह है अंडमान द्वीप समूह में, वहाँ पे ये सभी ग्रुप्स एक साथ मिलते थे। और एंड इट वाज लाइक, हम लोग जैसे कहते हैं गांव में कोई बड़ा मेला हो तो आसपास के गांव के सभी लोग आके वहाँ भैंस का धंधा, गाय का धंधा, ऊँट का धंधा, लोहे के बर्तन वगैरह ट्रेड करते हैं या बार्टर करते हैं। आजकल शायद मध्य प्रदेश के जैसे इलाकों में हाट लगते हैं, तो वो उस किस्म का हाट नहीं था, लेकिन सारे ग्रुप्स एक साथ इकट्ठा होते थे। और उसमें कुछ चीज़ें हैं जिसकी वो जो आज के भी शब्द का जो प्रयोग है उससे पता चलता है कि जैसे लाल मिट्टी है, लोहा है, ये सब ट्रांजैक्ट होता था। तो एक जगह के ओंगीज़ वहाँ पे लाल मिट्टी आला में लेके आते थे, और जारवाज जो पोर्ट ब्लेयर के नज़दीक के इलाके में थे वो मेटल स्क्रैप लोहा लेके जाते थे, तो वो एक्सचेंज होता था। तो इस तरह से इनके बीच में भी था। शायद सेंटिनलीज भी आते थे। हम लोगों को सेंटिनलीज के बारे में आज बहुत कुछ स्पेक्युलेटिव है, एग्जैक्ट किसी से बात नहीं हो पाई है अभी तक, लेकिन वो उनका रोल जरूर रहा होगा, क्योंकि सेंटिनलीज के लिए एक ही शब्द हर ग्रुप में है। सो एवरी ग्रुप वाज डिस्कसिंग अबाउट देम कि वहाँ पे सेंटिनलीज हैं। सो इन दैट सेंस कॉन्सेप्चुअल वैक्यूम नहीं था किसी किस्म का। तो ये एक मुद्दा है आइसोलेशन का। मैं ये मानता हूँ कि बहुत दिनों तक, बल्कि टिल दो with the present Lieutenant Governor, things changed in the policy. Thanks to the administration and collaboration with them and trying to exchange ideas with them, they have encouraged, and we have created a new vision statement which says that it is a way to create a sense of empowerment and a sense of
them to do self determination. वो नेहरू ने भी कहा था कि I don't want the tribes to be kept in a zoo or to be made into our own clones. तो हम ये चाहते हैं कि ये लोग खुद अपना निर्णय कर सके, ये क्षमता होनी चाहिए उनमें, और है ये क्षमता। उस हिसाब से ये गलत है कहना कि ये बेचारे आदिवासी हैं, खाली नाचते हैं, टोकरी बनाते हैं और प्रकृति के साथ जुड़े रहते हैं, पेड़ बचा के चलते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। पांड्या जी, आपका लंबा अनुभव है इन जनजातियों के साथ काम करने का, ख़ास तौर पे जारवाज़ की अगर मैं बात करूं, जारवाज़ के बारे में ये कहा जाता है और ये सही है, हिस्टोरिकल फैक्ट्स हैं और बहुत रीसेंट फैक्ट्स भी हैं हमारे पास कि वो बहुत आक्रामक थे अपनी टेरिटरी को बचाने को लेकर। गुस्सा है, और वो गुस्सा उनके अंदर से नहीं है, बहुत हद तक इसमें दोष बाहर की दुनिया का है। आपने कहा कि उनको जू की तरह नहीं रखना है, उनके ऊपर तरस नहीं खाना है और उनको ऐसा नहीं है कि आप राशन पहुंचा दें या वो कपड़े पहुंचा दें, उनको अपनी तरह से जीने दें। क्या ये संभव है कि बाहरी दुनिया के साथ उनका एक सीमित संपर्क हो और उनकी पहचान को भी बना के रखा जा सके? आदिवासी के लिए उसकी जगह है, वो उसका बहुत महत्व है और वो उसका एक सोर्स ऑफ एंकरिंग टू द आइडेंटिटी, नॉलेज सिस्टम, लैंग्वेज, एवरीथिंग इज बेस्ड अराउंड दैट। तो हम इसीलिए उसको ये कोशिश कर रहे हैं कि वो नॉलेज सोर्स को ना भूल गए, क्योंकि उससे उसकी आइडेंटिटी भी जुड़ी है। नहीं, आप शायद सही कह रहे हैं विश्वजीत पांड्या जी, बिकॉज़ हम लोगों ने मध्य प्रदेश के आदिवासियों में कुछ काम किया और हमने वहाँ ये देखा कि वो रोज़गार की तलाश में बाहर जा रहे हैं, अलग अलग राज्यों में जा रहे हैं, अलग अलग शहरों में जा रहे हैं, लेकिन जब बारिश का मौसम आता है, उनके बहुत छोटे छोटे खेत हैं, वो खेती करना सीखे हैं, लेकिन वो लौट के अपने घर आते हैं, वो वहाँ पर बसते नहीं हैं जहाँ पर मजदूरी करने के लिए जा रहे हैं। आप जो भी प्रयास कर रहे हैं वो उनमें आपको कामयाबी मिले और अभी तक जो प्रयास किए हैं उसको हम राज्यसभा टीवी की तरफ से अभिनंदन करते हैं। आपने हमसे बात की, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, आप दूर से उठ के यहाँ आए। तो मैं भी भारत का ये सिलसिला चलता रहेगा। फिलहाल जिरकाटांग चौकी से मुझे मेरी पूरी टीम के साथ अनुमति दें। नमस्कार।